लेक्चर ऑफ आरसीसी। शियर स्ट्रेस का जो बेसिक था, जो बेसिक टर्म्स यूज होती है शियर स्ट्रेस में, वो हमने पिछले लेक्चर में कवर अप कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस रेनफोर्समेंट का डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलने से पहले चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है शियर स्ट्रेस। अब यहाँ पे शियर स्ट्रेस तो आप सभी को पता है क्या होता है। हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेरा क्या होता है, शियर स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। किसमें? एक कंपोजिट सेक्शन में, आरसीसी सेक्शन में। अगर मैं इलास्टिक स्टेज की बात करूँ तो जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा इस तरह से दिखाई देगा। यानी जो कंक्रीट पार्ट है वहाँ पे तो पैराबोलिक होगा मेरा शियर स्ट्रेस, और उसके बाद क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इस वाले एरिया में हम कंक्रीट कंसिडर नहीं करते हैं। और जो अल्टीमेट स्टेट है हमारी, अल्टीमेट स्टेट ऑफ लोड में हम शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, इनिशियली ये स्टेट होगा, इंक्लाइंड लाइन से जाएगा, फिर ये पैराबोलिक हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये स्टेट चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अल्टीमेट स्टेट पे है, ये इलास्टिक स्टेट पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वैसे तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कंपोजिट सेक्शन में, आरसीसी सेक्शन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, फिर भी कुछ कंसिडरेशन की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला है इलास्टिक स्टेज, दूसरा है अल्टीमेट स्टेज के लिए। अब जैसा कि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कैलकुलेशन है, जो कंप्यूटेशन है शियर स्ट्रेस की, वो काफ़ी टिपिकल है। तो जो उसको फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना भी क्या होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। बट फॉर डिज़ाइन पर्पज़ हम क्या करते हैं, डिज़ाइन पर्पज़ के लिए हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नॉमिनल शियर स्ट्रेस का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस ही होता है। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, ये टाउ वी यू अपॉन में बी डी। टाउ वी क्या है आपका, ये है आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, टाउ यू जो ये टाउ यू है, ये क्या है आपका अल्टीमेट शियर फोर्स, अल्टीमेट शियर फोर्स। और ये क्या होगा आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो डिज़ाइन पर्पज़ के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, ये कब यूज करते हैं? जब मेरा सेक्शन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इस तरह से यूनिफॉर्म सेक्शन है, इस तरह से। ठीक है, अगर मेरा सेक्शन वेरी कर रहा है, फॉर एग्जांपल कैंटिलीवर बीम के केस में सेक्शन आपका क्या करेगा, वेरी करेगा, इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, इस तरह से वेरी करेगा आपका। ये यहाँ पे शो भी कर रखा है मैंने। ये आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके साथ एंगल क्या बना रखा है इसने, थीटा। तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस का, वी यू प्लस में प्लस माइनस एम यू टेन थीटा अपॉन डी अपॉन में बी डी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या है, प्लस तो शो कर रहा है, प्लस साइन का यूज कब करेंगे हम, प्लस साइन का यूज करेंगे जब आपका जो मोमेंट है, प्लस साइन कब यूज करेंगे, इफ़ योर मोमेंट इज इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अगर मोमेंट की वैल्यू कम है मेरी तो मैं प्लस साइन का यूज करूँगा, अगर मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मेरी तो मैं माइनस साइन का यूज करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट डिजाइन
शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बीम। अब हमें डिजाइन करना है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी, यानी जो वैल्यू है जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है या नहीं करना, तो उसको क्या बोलते हैं अब, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, या इसको शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोल सकते हो आप। तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो आप, तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है, दूसरी एरिया ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। एरिया ऑफ स्टील आपको पता है फॉर्मूला क्या है, PT = 10 AST/BD। AST यहाँ पे क्या है, AST है एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है। IS कोड ने इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया है आप लोगों को टाउ सी को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे है फॉर्मूला क्या है, 0.85 रूट FCK ब्रैकेट √1 + 5 बीटा -1 होल अपॉन 6 बीटा। और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बीटा की वैल्यू आपकी क्या है, ये 0.85 FCK अपॉन में 6.89 PT। और जो ये बीटा की वैल्यू है ये आपकी 1 से ज़्यादा होगी, हमेशा 1 से कम वैल्यू नहीं होगी ये, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल भी गिवन है जिसका यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं टाउ सी की वैल्यू, ठीक है। किस किस पे डिपेंड करेगी, ग्रेड पे, और दूसरा किस पे करेगी, परसेंटेज पे। दूसरा किस पे करेगी, परसेंटेज ऑफ स्टील पे करेगी। तो टेबल आपकी ये है, ये IS कोड में मिल जाएगी, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल करोगे डिज़ाइन के, तो उसी केस में आपकी ये टेबल यूज होगी। नेक्स्ट है आपका कि जो ये टाउ सी है, ये टाउ सी क्या है आपकी, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। टाउ सी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक कर रहा है किस पे, PT पे। मेनली किस पे डिपेंड करता है ये, मेनली डिपेंड करता है ये परसेंटेज ऑफ स्टील पे। अब परसेंटेज ऑफ स्टील पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर मान लो अगर मैं परसेंटेज ऑफ स्टील को इंक्रीज करता हूँ, परसेंटेज ऑफ स्टील, ये मेरे पास एक सेक्शन है, मैंने क्या किया, परसेंटेज ऑफ स्टील, ये मेरा क्या है, बैलेंस सेक्शन, ठीक है। अगर मैंने परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज किया तो जो मेरा बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मेरी क्या होगी, इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, जो अनक्रैक एरिया है, तो ये मेरा सारा क्या होगा, अनक्रैक एरिया होगा। ये अनक्रैक क्यों होगा, ये अनक्रैक इसलिए होगा क्योंकि जो कंप्रेशन, डायगोनल कंप्रेशन होती है, उसके कारण आपके क्रैक प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अनक्रैक है, तो अनक्रैक एरिया की भी डेप्थ मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और क्रैक एरिया की डेप्थ कम होगी मेरी, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो आपकी टाउ सी की वैल्यू है, ओवरऑल टाउ सी की वैल्यू है, वो क्या कर जाएगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। टाउ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर है परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे इफेक्ट करता है आपके स्ट्रक्चर को। सेकंड, दूसरी चीज़ क्या है आपकी, दूसरी है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करती है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे कैसे डिपेंड करती है, आपने ऊपर कहा देखा है कि टाउ सी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, FCK √FCK की होती है। और जो FCK की वैल्यू है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये जो FCK की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है। अगर आप हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करोगे तो FCK की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी हाई होगी, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है जिस पे आपकी टाउ सी की वैल्यू डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ विद शियर रीइंफोर्समेंट। अब आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ और लिख लेना भाई यहाँ पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ टाउ सी मैक्स से, ठीक है। और ये ओनली किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करते हैं, टाउ सी मैक्स की वैल्यू। और
एक फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो आप टाउ सी मैक्स की वैल्यू। तो टाउ सी मैक्स इजिकल टू 0.63 रूट एफ सी की, ये क्या है आपका टाउ सी मैक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। और IS कोड में भी आपको एक टेबल मिल जाएगी ये वाली, यहाँ से भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो टाउ सी मैक्स की वैल्यू। अगर आपको ये याद हो जाती है तो बहुत अच्छा, अगर आपको याद नहीं रह पाती है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो टाउ सी मैक्स का 0.63 रूट एफ सी के। ठीक है, वैसे तो ये जो टेबल है आपकी, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो आप इस टेबल को याद कर लो, अगर याद नहीं हो पाती है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ वैल्यू पॉइंट में ऊपर नीचे होगी, बाकी आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी इस फॉर्मूले से। अब कुछ सरकमस्टांसेस है जिनकी हेल्प से हम जिनसे हमें हेल्प मिलती है डिज़ाइन करने के लिए। हमें पता लगता है कि किस सेक्शन के लिए हम डिज़ाइन करेंगे शियर रीइंफोर्समेंट का, किस सेक्शन के लिए नहीं करेंगे, या किस सेक्शन को हम रीडिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सरकमस्टांस है वो क्या है कि वो आपकी जो टाउ सी की वैल्यू आपकी कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टाउ वी नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कभी भी आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपका क्या है, कोडल रिकमेंडेशन है। कोड क्या बोलता है कि आपका किसी भी सेक्शन की टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स। ओके, अब मान लो कि टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स हो जाता है, यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होगा, जो सेक्शन है ना, जो सेक्शन मेरे पास है उसको ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। रीडिज़ाइन के लिए क्या करोगे, या तो आप परसेंटेज ऑफ स्टील को इंक्रीज कर लोगे, या हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करोगे, हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करोगे, या क्या करोगे, या आप क्या करोगे, सेक्शन की डायमेंशन को इंक्रीज करोगे, डायमेंशन को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो आपको सेक्शन को क्या करना है, रीडिज़ाइन। सेक्शन को रीडिज़ाइन करते टाइम किस चीज़ को इंक्रीज करोगे, या तो परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज कर दोगे, या हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज करोगे, या जो डायमेंशन है हमारी उसको इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है सॉलिड के केस में क्या है आपकी, टाउ वी ग्रेटर देन 0.5 सी मैक्स। ये जो ऊपर कंडीशन है सॉलिड, ये वाली कंडीशन जब आप सॉलिड स्लैब का डिज़ाइन करोगे उस केस में ये कंडीशन हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, अब बात करता हूँ क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर। क्रिटिकल सेक्शन का क्या होगा, यानी जहाँ पे मेरे को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी शियर प्रोड्यूस होने की, या शियर रीइंफोर्समेंट मैं प्रोवाइड करूँगा, वो सेक्शन क्या होगा, आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन है ये आपको कोड में भी मिल जाएगा। ठीक है, कोड में क्लॉज 22.62 एंड 22.6.2.1 ये दो क्लोज है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कैसे कंसीडर करोगे, यानी कहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे आप। तो पहला तो क्या होगा, पहली कंडीशन तो ये होगी, अगर आपके सेक्शन पे UDL लोड लगा हुआ है, कौन सा लोड लगा हुआ है, UDL लोड, या तो सेक्शन पे UDL लोड लगा होना चाहिए, या जो लोड होगा जो आपका अगर मान लो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वह यहाँ से D दूरी पे 2D डिस्टेंस पे होगा। D क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, या तो आपका क्या होगा, एक सेक्शन है UDL लगा हुआ है और जो रिएक्शन है आपकी, जो रिएक्शन है
वो उसी डायरेक्शन में लगी हुई है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है। तो उस केस में तो जो आपकी जो टेंशन होगा, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है और आपका सेक्शन टेंशन में होगा, तो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो होगा एट द फेस, यानी जो फेस हो वहीं पे क्या लगेगा, आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। इसके अलावा अगर सेक्शन में कंप्रेशन है, अगर सेक्शन में कंप्रेशन है हमारा, ये दो केस है, सेक्शन में क्या है, कंप्रेशन, तो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो आपका फेस से डी डिस्टेंस पे होगा, फेस से डी डिस्टेंस पे होगा, जैसा कि नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा। अगर तो आपके पास टेंशन है, अगर तो टेंशन है तो आपका शियर फोर्स कहाँ पे लगेगा, फेस ऑफ सपोर्ट पे। और अगर आपके पास कंप्रेशन है तो आपका शियर फोर्स कहाँ पे लगेगा, डी डिस्टेंस पे लगेगा, फेस से। ठीक है, ये दो कंडीशन है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रिटिकल सेक्शन की डिस्टेंस क्या है, तो अगर ये पूछेगा टेंशन के केस में तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी क्रिटिकल सेक्शन की, टेंशन का केस है ये वाला। इस केस में जो शियर स्ट्रेस लगेगा वो फेस पे लगेगा, शियर फोर्स कहाँ पे जनरेट होगा, इसी फेस पे। ठीक है, और अगर कंप्रेशन की कंडीशन है तो आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो क्रिटिकल लोड लगेगा आपका, प्रिंसिपल क्रिटिकल लोड एक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, तो प्रिंसिपल लोड एक्ट होता है हमेशा आपका 2D पे। कहाँ पे एक्ट होता है प्रिंसिपल लोड एक्ट होगा 2D पे, फ्रॉम द फेस। ठीक है, अब है डिजाइन ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। शियर रीइंफोर्समेंट का डिजाइन करना है आपको। ठीक है, तो डिजाइन कब करोगे, सबसे पहले तो डिजाइन करने के लिए एक कंडीशन आपकी फॉलो होनी ज़रूरी है कि टाउ वी की वैल्यू आपकी लेस देन होनी चाहिए टाउ मैक्स के, तभी आप अपने डिज़ाइन को प्रोसीड करोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, टाउ वी और टाउ सी को चेक करना है। टाउ वी और टाउ सी को क्या करोगे, चेक करोगे आप। ठीक है, टाउ वी और टाउ सी को क्या करोगे, चेक। अगर ये कंडीशन है आपकी टाउ वी लेस देन टाउ सी, यानी टाउ सी यानी जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू आपकी शियर स्ट्रेंथ से कम है, तो आपको शियर रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी हम एक मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, एक मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं ये फॉर्मूला याद रखना, आपको डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस आप प्रोवाइड करोगे तो जो स्पेसिंग है वो कितनी होगी आपकी। तो इस फॉर्मूले से गेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट 2018 में, और इस फॉर्मूले से 2019 गेट 2019 में भी आया हुआ है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन, और IAS के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। तो इस फॉर्मूले के याद कर लो आप। याद करने के लिए क्या करोगे, थोड़ा इजी कर देता हूँ मैं। याद करने के लिए जो टेंशन होगी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.4 B, टेंशन क्या होगी आपकी 0.4 B। अब टेंशन क्या है 0.87 FY/ASV। ठीक है, अब ये ASV क्या है, ये एरिया ऑफ लेग्ड है। जो आपकी स्टीरअप प्रोवाइड करोगे चाहे और शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, उसकी लेग का एरिया है क्या आपका ASV। ठीक है, तो ASV क्या है आपका एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्स लेग। ठीक है, अब यहाँ पे याद करने के लिए मैंने बता दिया कि T याद करने के लिए क्या करोगे, टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 B। ये फॉर्मूला आप याद करना, इससे कर लेना। ये टेंशन क्या होती है आपकी, टेंशन होती है FY इंटू में AST,
यानी जो यील्ड स्ट्रेस है अगर उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टेंशन मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से आपको ईजिली याद हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो तो इस फॉर्मूले को याद कर लो। अब ये 0.4 क्यों यूज किया जाता है? ये 0.4 इसलिए यूज किया जाता है कि जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो 0.4 न्यूटन mm शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये 0.4 किस लिए जो ये मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो किसके लिए करेंगे? वो इस वाले शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं 0.4 को। ये शियर स्ट्रेस क्यों जनरेट होता है इतना, या इतना हम क्यों कंसीडर करके चलते हैं 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, या जो ये वैल्यू थी 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमने क्यों कंसीडर की है? तो इसके काफ़ी सारे रीज़न है। पहला रीज़न है एनी सडन फेलियर, कोई भी सडन फेलियर हो जाता है। सडन फेलियर के रीज़न क्या है? पहला तो क्या है, कोई एक्सीडेंट वगैरह है, या जो सिस्मिक फोर्स आएगा उसके कारण, या फिर क्या होगा कि जैसे मान लो आपके पास ये सेक्शन है, ये रेनफोर्समेंट है, तो जो ये कवर है, ये वाला कवर है, ये मेरा क्या होगा यहाँ पे ब्रंट आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, ये आपके एक्सपोज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और जो बॉन्डिंग है आपकी कंक्रीट एंड स्टील के बीच में वो भी क्या होगी आपकी कहीं ना कहीं लूज होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका क्रैक जनरेट हो जाएंगे अगर आपने ये प्रोवाइड नहीं की, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया तो। सेकंड क्या है? सेकंड आपका ब्रिटल शियर फेलियर, कि आपका ब्रिटल शियर फेलियर ना हो उसके लिए। नेक्स्ट है आपका जो टेंशन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए। अब टेंशन क्या है? श्रिंकेज। टेंशन किसके कारण आएगी? श्रिंकेज के कारण आएगी, टेम्परेचर के कारण आएगी, और इंटरनल क्रैक के कारण आएगी। यानी जो सबसे मेन रीज़न है, आपका मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, वो क्या है? वो है टेंशन फेलियर ड्यू टू श्रिंकेज, थर्मल स्ट्रेसिज या टेम्परेचर स्ट्रेसिज भी बोल सकते हो इसको, और इंटरनल क्रैकिंग। ये आपका सबसे मेन रीज़न है। इसके बाद क्या है कि जो आपके मेन रेनफोर्समेंट है उनको अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए, जब आप कंक्रीटिंग करोगे तो जो आपका मेन रेनफोर्समेंट है वो अपनी उसी पोजीशन पे रहे। नेक्स्ट क्या है कि सेक्शन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। अब बोलोगे कि सर सेक्शन इफ़ेक्टिव कब? जब आप कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड कर रहे हो उस केस में। अब नेक्स्ट, इफ़ अगर टाउ वी की वैल्यू, टाउ वी नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू इससे भी कम हो जाती है 0.5 टाउ सी से, तो हमें कोई भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम मिनिमम रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पे हम यूज करते हैं? जो स्मॉल स्ट्रक्चर है, लाइक लिंटल्स हो गए आपके, लाइक लिंटल्स, वहाँ पे हम कोई भी शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते। तो ये भी कंडीशन याद रखना आप। नेक्स्ट है, अगर आपकी वैल्यू टाउ वी की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी हो जाएगी तो आप शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, आप डिज़ाइन करोगे शियर रिइंफोर्समेंट का। तो शियर रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करोगे तो किस शियर फोर्स के लिए आप डिज़ाइन करोगे? तो जो एक्स्ट्रा शियर रिइंफोर्समेंट है, जिस शियर फोर्स को मेरे को रजिस्ट करना है, उसी के लिए मैं शियर रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करूँगा। तो वो क्या होगा? टाउ वी माइनस टाउ सी होल ब्रैकेट बी डी, ठीक। तो ये जो आपका वी यू है, अल्टीमेट शियर रेजिस्टेंस, इसी के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब तीन तरह से रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो वर्टिकल स्टीरअप, मान लो ये सेक्शन है तो इस टाइप से स्टीरअप प्रोवाइड करना, तो इनको क्या बोलूँगा? वर्टिकल स्टीरअप, ठीक है। तो इसके लिए जो स्पेसिंग का फॉर्मूला है वो ये है, आप याद कर लेना इसको। स्पेसिंग का फॉर्मूला है आपका ये, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, SV ASU,
इज इक्वल टू टेंशन इनटू में डी। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना आप, जो मैक्सिमम ग्रेड ऑफ स्टील हम यूज करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए वो कितनी होगी, Fe415। इससे ऊपर वाली ग्रेड को हम यूज नहीं करेंगे, ये कोडल रिकमेंडेशन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर इससे ज़्यादा ऊपर वाली ग्रेड को हम यूज करते हैं, हायर ग्रेड वी यूज, देन द कंक्रीट फेल ड्यू टू डायगोनल टेंशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैंने यूज कर लिया ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इससे हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर लिया, सॉरी ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर लिया, तो मेरे स्टील में स्ट्रेस ही नहीं आ पाएगा, या स्टील में स्ट्रेस आएगा उससे पहले क्या होगा, मेरे कंक्रीट फेल कर जाएगा डायगोनल टेंशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम स्पेसिंग। अब मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगी आपकी, अगर आप इस तरह की स्टीरअप यूज कर रहे हो, वर्टिकल स्टीरअप, तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी आपकी होगी 0.75D। ठीक है, एक तो उस फॉर्मूले से निकाला था, पहला जो फॉर्मूला था कौन सा था, ASV/SV/D इज इक्वल टू टेंशन, इस फॉर्मूले से। दूसरा ये, ठीक है, तीसरी क्या है 300 mm। इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास इंक्लाइंड बार है, इस तरह से आप बार प्रोवाइड कर रहे हैं इंक्लाइंड बार, तो इसमें जो स्पेसिंग होगी वो क्या होगी डी। डी यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ है आपके सेक्शन की। ठीक है, अब ये इंक्लाइंड बार अब कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये इंक्लाइंड बार जनरली सिस्मिक लोड को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, सिस्मिक लोड को रजिस्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, और इस फॉर्मूले पे गेट 2009 में एक न्यूमेरिकल आया था इस वाले फॉर्मूले पे, यानी आपको 0.75D वैल्यू पुट करनी थी डी की, और आपके पास आंसर आ रहा था। ठीक है, अब है इंक्लाइंड शियर रीइंफोर्समेंट। उसके लिए आपका फॉर्मूला, इंक्लाइंड और बेंट अप बार के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों के लिए ही फॉर्मूला ये होगा, आप इसको नोट कर लेना। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्ज़ाम टॉक, वहाँ पे मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट नोट, कंप्रेशन, अगर हमारे पास कोई सेक्शन है उसमें मैं कंप्रेशन फोर्स लगाता हूँ तो शियर स्ट्रेंथ मेरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन क्या है शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का, कि जो आपके पार्टिकल है कंक्रीट के वो पास आ जाएंगे, यानी इंटरलॉकिंग इनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे ही इंटरलॉकिंग इंक्रीज होगी तो शियर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर टेंशन फोर्स में एक्ट करता हूँ किसी भी सेक्शन पे तो उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, रिड्यूज। क्यों, वही इंटरलॉकिंग वाला केस है। नेक्स्ट है मेरा डिजाइन स्टेप। डिजाइन करना आपको शियर रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले आप टाउ वी की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर टाउ सी मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर चेक करो टाउ वी और टाउ सी मैक्स को। ठीक है, उसके बाद टाउ सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर कंपेयर करो दोनों को। ठीक है, तो टाउ वी की वैल्यू आपकी लाई होनी चाहिए ग्रेटर देन 0.5 टाउ सी, और टाउ सी के बीच में लाई होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि कंडीशन कौन सी है, और जो भी कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप क्या प्रोवाइड कर दोगे, शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे। तो ये आज का लेक्चर है, और जो शियर रीइंफोर्समेंट है या शियर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, वो टॉपिक है आपका, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके जो जेई एग्ज़ाम हैं, जो आए हैं जेई एग्ज़ाम में डिफरेंट स्टेट्स
एसएससी और पीसीएस में, और जो गेट में आए हैं या आईईएस में आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी हमारी उसमें। थैंक यू। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके।